जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। आज हम आपके लिए स्मार्ट आईएएस में स्टार्ट कर रहे हैं मेंस मंत्रा। मेंस मंत्रा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि आपके मेंस के प्रैक्टिस को, मेंस के तैयारी को और बढ़िया और बेहतर बनाएगा। राइट। एक बात मेंस मंत्रा के लिए, इस प्रोग्राम के लिए याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम हर एस्पिरेंट के लिए है। यहाँ पर हमने बिल्कुल लिखा है कि मेंस मंत्रा फॉर मेंस 2025, बट रिमेंबर कि अगर आप अगले साल भी मेंस दे रहे हो, मतलब आपने इस बार प्रीलिम्स नहीं दिया हो एपीएससी का या यूपीएससी का, या इस बार आपने प्रीलिम्स दिया बट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अपना मन छोटा मत करो, है ना। हमेशा मैं बोलता हूँ, हम सब लोग हमेशा बोलते हैं कि जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत की कदर होती है। रिजल्ट तो एक ना एक रोज मिल ही जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा अच्छा कहा है ना, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम तहावा। पेपर कितना भी कॉम्प्लेक्स एब्सर्ड आया हो, लेकिन आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया, यही आपकी काबिलियत को साबित करता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो आपने अगले साल देना है मेंस, उसके अगले साल देना है, फिर भी आपके लिए मेंस मंत्रा उतना ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। अब हम इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, बी इट एथिक्स, बी इट जीएस पेपर 5 आसाम। आज के सेशन में मैं तुम्हारे साथ जीएस पेपर 5 जो कि एपीएससी के मेंस में आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट सेशन में प्रशांत सर आपके साथ एथिक्स डिस्कशन करेंगे, कभी हम आपके साथ पॉलिटी करेंगे आशीर्वाद सर, कभी इंटरनल सिक्योरिटी, कभी सोसाइटी, मतलब जितने भी मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस मंत्रा में, उन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। बाकी मेंस बैचेज की बात करें, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो सफल बैच जो कि हमारा मेंस प्रोग्राम है, सफल बैच वो जून 11 से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ कॉन्टैक्ट जो नंबर दिया हुआ है या फिर हमारा जो एड्रेस है, 2nd फ्लोर पार्नेल कॉम्प्लेक्स, जूतिनियाली, गुवाहाटी, वहाँ विजिट करके मालूम कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इस सेशन में हमें करना क्या क्या है, हमारा पर्पस क्या होगा इस सेशन में, एक बार मैं बस ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मेंस मंत्रा का पहला सेशन है। सो मेंस मंत्रा में आपके साथ क्या है, मेंस को लेकर, अब मेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपकमिंग यूपीएससी मेंस एंड अपकमिंग एपीएससी मेंस। एपीएससी में एक खासियत यह है कि एपीएससी मेंस में आपके लिए एक जीएस पेपर 5, जनरल स्टडीज का पेपर 5, जिसमें स्टेट स्पेसिफिक, आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यूपीएससी में बाकी आपके जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो गए। जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, सोसाइटी है। जीएस पेपर 2 हो गया आईआर गवर्नेंस पॉलिटी वाला। जीएस पेपर 3 हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स और बाकी टॉपिक्स वाला। एंड जीएस पेपर 4 हो गया एथिक्स वाला। राइट। तो इन सारे पेपर के अलावा मेंस में एंड ऑप्शनल पेपर अलग से हो गया यूपीएससी के लिए, एपीएससी के लिए तो ऑप्शनल है नहीं। मेंस मंत्रा में हम आपके साथ ना इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो कि मेंस में पूछे जाते हैं, आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको मिलेगा, डिटेल्ड एनालिसिस, कि किस तरह से मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। उसके मॉडल आंसर्स मिलेंगे। पर देखो, हमेशा की तरह फिर से मैं याद दिला देता हूँ, मॉडल आंसर को रटना नहीं, वो तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, पढ़ लिया। गाइज वैसे नहीं एग्जाम होता है ना। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेने से अगर ही पढ़ लिया होता तो फिर पोथी पर जग मुया भया, पीडीएफ पर जग मुया भया, पंडित भैया ना कोई, वैसे एग्जाम ना क्लियर होता है। ठीक है। तो एनालिसिस देखिए, तब आप पीडीएफ डाउनलोड करके उससे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, है ना। एंड फिर आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं इसमें अटैच करूंगा कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकें मेंस के लिए। दैट इज द प्रोग्राम ऑफ मेंस मंत्रा। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। आज का सेशन, आज का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि आज के मेंस मंत्रा में हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का जो मेंस मंत्रा है गाइस, पहले ही मैं बता चुका हूं कि जनरल स्टडीज पेपर 5 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जनरल स्टडीज पेपर 5 मतलब आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने आज के मेंस मंत्रा में लिया है, वो क्वेश्चन जो मैंने आज क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी ऑफ आसाम एग्रीकल्चर इज ए स्टोरी ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल। कि आसाम एग्रीकल्चर की जो स्टोरी है वो अनटैप्ड पोटेंशियल है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। और कहा जा रहा है कि इल्यूसिडेट इट। ये क्वेश्चन ना एपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया है मैंने, एपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पीवाईक्यू से। क्योंकि पीवाईक्यू का सेक्शन ना चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स मेंस दोनों जगह पर इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स में हमने इंपॉर्टेंस देख लिया है, एपीएससी के, यूपीएससी के भी प्रीलिम्स में। अब हम मेंस में भी पहले पीवाईक्यू करेंगे, फिर न्यू क्वेश्चंस भी करेंगे।
पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आसाम में एग्रीकल्चर जो है वो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। अनटैप्ड पोटेंशियल मतलब इस स्टेटमेंट से, अब यहां पे सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ अप्रोच डिस्कस किया है। अप्रोच क्या है कि अनटैप्ड पोटेंशियल का के एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है कि देखो एग्रीकल्चर के लिए पोटेंशियल तो आसाम में बहुत ज्यादा है, पर वो अनटैप्ड रह जाता है। सो पहले हमें क्या करना है ना, आसाम में एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है पहले वो डिस्कस करेंगे। फिर एग्रीकल्चर पोटेंशियल में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं कि हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर वे फॉरवर्ड बताएंगे और उस तरह से आंसर को कंक्लूड कर देंगे। यही हमारा आंसर लिखने का बेस्ट तरीका होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपके साथ अप्रोच ऑफ द आंसर में डिस्कस कर रखा है कि आपको पहले एक इंट्रोडक्शन देना है, मेन बॉडी में पहले पोटेंशियल बताना है, फिर चैलेंजेस बताने हैं और फिर वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड करना है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन तो हमने देख लिया है, आसाम के एग्रीकल्चर पोटेंशियल, अनटैप्ड पोटेंशियल की बात हो रही है। यहाँ मैंने फिर से ये लाइन ऐड कर दिया है गाइज कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैक्सिमम गेन के लिए सिर्फ पीडीएफ नहीं पढ़ो, है ना। पीडीएफ इकट्ठा करने वाले एटीट्यूड से बाहर निकलो, समझदार बनो। तो मॉडल आंसर जो मैंने बनाया है, आप इस मॉडल आंसर में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ मॉडल आंसर, आपको एक हिंट देने के लिए है, समझाने के लिए है। पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन इसका लिखा, इंट्रोडक्शन वर्ड आंसर में मेंशन नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। ये कीवर्ड आपको आंसर में मेंशन करना नहीं है ना, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन क्या इंट्रोडक्शन है, यहां मैंने क्रॉस इसलिए कर रखा है। मैंने क्या किया, लिखा मैंने कि एग्रीकल्चर इज ए की कंट्रीब्यूटर टू आसाम रेवेन्यू, आसाम की रेवेन्यू। आप यहाँ पे आसाम का इकोनॉमी लिख सकते हैं, आसाम का सोसाइटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख सकते हैं, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं कि एक की कंट्रीब्यूटर है जो ओवर 70% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन जो है इस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होता है। वॉट डज दिस मीन, दिस मीन कि आसाम जो है वो एक एग्रेरियन स्टेट है। पूरा आसाम क्या, हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है वो एग्रेरियन स्टेट है, एग्रेरियन कंट्री है, राइट। तो आसाम भी उन्हीं एग्रेरियन स्टेट्स में से एक है जहां पर 70% आबादी लगभग एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। ये सारी चीजें हमने लिखा, बट फिर भी कुछ सिस्टमैटिक चैलेंजेज हैं जिसकी वजह से जो फुल पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं हो पाता है। जो मार्केट स्टोरी है, जो मार्केट से बेनिफिट मिलना चाहिए फार्मर्स को या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो पूरी तरह से वो बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। ठीक है जी, ये हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब हम पहले प्रॉमिसिंग बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे जो जो अचीवमेंट्स हैं एग्रीकल्चर को रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉमिसिंग फैक्टर्स है पहले उसकी बात कर लेंगे, फिर चैलेंजेस पर आएंगे। तो पहला जो प्रॉमिसिंग फैक्टर हमने मेंशन करा है यहाँ पर, क्या प्रॉमिसिंग फैक्टर है, दैट आसाम में फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स, मतलब जैसे कि हमारा राइस हो गया, राइस के साथ साथ बाकी जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, अब उस फूड क्रॉप्स को आप ना अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हो। पल्स का एग्जाम्पल दे सकते हो, पोटैटो का एग्जाम्पल दे सकते हो, मेज का एग्जाम्पल दे सकते हो, वीट का दे सकते हो, जो कुछ भी फूड क्रॉप में कल्टीवेट हो रहा है। एंड साथ ही साथ कैश क्रॉप में जो कुछ भी कल्टीवेट हो रहा है, जैसे स्पेशली टी। तुम आसाम प्रहरी देखोगे, आसाम प्रहरी का जो 8 जून का एडिशन है, वहाँ पे मैंने टी को बड़ी डिटेल में कवर किया है और टी को लेकर क्या क्या चैलेंजेज हैं, स्पेशली नॉन टैरिफ चैलेंजेस जो हैं, उस चैलेंजेस को कवर किया है। परसों का 8 जून का जो आसाम प्रहरी एडिशन है, आप उसको देखिए, आपको हेल्प मिलेगा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी करने में। तो चाहे टी हो गया या शुगर कैन हो गया या टोबैको है या कॉटन है या सिल्क है, सिल्क ऐड कर लीजिए, है ना, या फिर आप जूट कह लीजिए, इन सब ये सारे कैश क्रॉप्स में आते हैं। तो दोनों के लिए बढ़िया पोटेंशियल है, दोनों का प्रोडक्शन होता है। स्पेशली अगर हम बात करें स्पाइसेस का, तो चिलीज हो गई या जिंजर हो गया, अच्छी क्वालिटी का जिंजर मिलता है। हम कार्बी एंगलोंग रीजन्स में या बाकी रीजन्स में जो जिंजर की क्वालिटी है, उसके क्या स्पेशल वैल्यूज हैं, हर्ब के वैल्यूज, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गर्मी काफ़ी है, इस गर्मी में पसीने के साथ साथ पानी पीने का भी ध्यान तुम लोग भी रखो कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। सूरज चाचा आजकल नाराज चल रहे हैं, काफ़ी गर्मी हो रखी है। 1 मिनट, हाँ चलिए। तो कैश क्रॉप्स हो गए, स्पाइस क्रॉप्स हो गए, है ना, उसके साथ साथ फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर जैसे लीची, मैंगो। अब लीची, कल 8 जून को मैंने क्या कवर किया था आसाम प्रहरी में 8 जून वाले एडिशन में, कि तेजपुर लीची के 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए गए हैं। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। वो ये सारी चीज़ें इसलिए सेशन में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिर्फ पीडीएफ में ना रहे, आप सुनकर भी समझो कि आंसर को ऐसे इनरिच किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। और 150 वर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, मैं उससे भी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पास लिखने को फॉर्डर काफ़ी रहे। देन हम नेचुरल एडवांटेजेस की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने नेचुरल एडवांटेजेस का बताया कि जो फर्टाइल सॉइल है आसाम की,
इंडिया की मिट्टी जो है, हमारे देश की मिट्टी, ये सोना उगलती है सच में। बस इसमें बीज लगा दो सही से, थोड़ा ख्याल रखो तो सोना उगलेगी मेहनत करने पर। अब उसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे सुबनसिरी हो गई, बराक हो गई, बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो गंगा है, सदर्न पार्ट की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी है। तो इनकी वजह से एक नेचुरल एडवांटेज भी मिलता है। वेरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये दूसरा पॉइंट मैंने फिर बना लिया, थर्ड पॉइंट, कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे प्लेन का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, सेंट्रल ब्रह्मपुत्रा वैली का अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अपर ब्रह्मपुत्रा वैली का अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन से ना हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबिलिटी बनती है। जस्ट एक चीज सोचो कि असम की हम बात करते हैं, अगर सपोज कि एक ही क्लाइमेटिक जोन रहता तो एक मोनोकल्चर डेवलप हो जाता, सर्टेन एक ही टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता। बट डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसलिए डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कशन कर लिया। अब सिंस 150 वर्ड में हमें आंसर लिखना है, तो अब हम चैलेंजेस पर आ गए। इवन ये जितना मैंने अभी फोल्डर दिया है, ये 250 के लिए भी एनफ है, बट फिर भी 150 की बात करते हैं जैसा पूछा गया था। चैलेंजेज में क्या आ गया कि भैया ऐसे क्या चैलेंजेस है जो कि आसाम के जो एग्रीकल्चर पोटेंशियल है उसको हिंडर कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो पहले हमने क्या लिखा कि भैया फ्लड का इशू, फ्लड दैट इज अ वेरी बिग इशू, और ये हमेशा कवर होता है ना। पिछले साल भी कवर किया था मैंने फ्लड को, इस साल भी अभी आसाम प्रहरी के 8 जून वाले एडिशन में फ्लड को डिटेल में कवर किया है मैंने, जाकर देखो उसे। फ्लड की वजह से ना हम देखते हैं कि मोर देन 40% ऑफ क्रॉप एरिया जो आसाम का है वो तबाह होता है। अब ये सिर्फ आपका जो अभी सपोज जो कि फील्ड में क्रॉप्स है, सिर्फ उस क्रॉप को नहीं बर्बाद करता है, बल्कि इवन सपोज जैसे सैंड बिछ गया या ग्रेवल्स बिछ गया फील्ड में, तो आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है ना, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, उस प्रोडक्टिविटी को भी लोअर करने का काम करता है फ्लड। सो ना सिर्फ टेम्पररी इंपैक्ट बल्कि लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट भी फ्लड से पड़ते हैं। तो ये एक हिंडरिंग चीज है, एक रोकने वाली बात है। दूसरा क्या, लो यील्ड डिस्पाइट बीइंग एग्रेरियन स्टेट, कि एग्रेरियन स्टेट होने के बाद भी लो यील्ड है। जैसे एक फिगर क्या है कि अराउंड 2.4 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है राइस का, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। नेशनल एवरेज इससे थोड़ा ज़्यादा है राइस का प्रोडक्शन, बट यहाँ पर हम 2.4 टन पर हेक्टेयर ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन्स है कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स अभी भी यूज करते हैं। हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, असम में किसान भाई, उनका फार्म का जो मैकेनाइजेशन है वो अभी भी बेहतर नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, फ्लड भी उसको एक कॉन्ट्रीब्यूट करता ही है। इवन क्लाइमेट चेंज की बात करें गाइज, तो मैंने कल भी तुमको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था कि क्लाइमेट चेंज में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके वजह से राइस का कल्टिवेशन, राइस का जो यील्ड है वो लो होता जाता है, राइट। इवन 40% कवरेज की हम बात कर रहे हैं कि जो राइस कल्टीवेशन है वो भी 40% ही कवर कर पाता है। सो ये सारी कुछ ऐसे फिगर्स हैं, इन सबको जिनको मैंने बोल्ड किया है ना, तुमको अपने मेंस के आंसर में अंडरलाइन करते जाना है, और ये फैक्ट इस तरह से आंसर में डालकर आपका आंसर ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, एनरिच हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया। देन हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि भैया और क्या चीज़ें जिसके वजह से हमारा पोटेंशियल अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक मैंने डाटा तुम्हारे लिए अलग से इंक्लूड कर दिया है, दैट आउट ऑफ नेट सोन एरिया ऑफ 27.5 लाख हेक्टेयर, ओनली 11.03 लाख हेक्टेयर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन स्कीम टिल 2023। थोड़ा सा ये अभी इंक्लूड हुआ होगा 2024 में, बट फिर भी कम है कि 27 लाख अगर हेक्टेयर जमीन पर खेती हो रही है, तो उसके बहुत कम एरिया पे 11.03% हेक्टेयर पर ही बस अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटीज है। सो दिस इज रियली ए कंसर्न ना, इससे तो यील्ड कम होगा ही। याद रखिएगा इस फैक्ट को, इस फिगर को मेंस के आंसर के लिए। देन एक प्रॉब्लम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या है, तो जैसे हमको क्या जरूरत होती है, हमको जरूरत होती है स्टोर हाउसेस की, है ना, हमको जरूरत होती है गोडाउन्स की, हमको ज़रूरत होती है कोल्ड स्टोरेज की, हमको ज़रूरत होती है मार्केट सिस्टम की, हमें ज़रूरत क्या होती है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट की। तो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी की वजह से जो यील्ड होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए फील्ड से, वो एक्सपेक्टेड से कम या फिर जितना पोटेंशियल है उससे कम हो पाता है। कॉस्ट भी कई बार बढ़ जाता है और प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारे फार्मर्स का, वो प्रॉफिट मार्जिन कम रह पाता है। दैट्स वाई अनटैप्ड पोटेंशियल है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देखो यहाँ कार्बी एंग्लोम की जिंजर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये जो ओलियोरेसिन कंटेंट है, दिस इज वेरी गुड, इसका बड़ा डिमांड रहता है, लेकिन फिर भी ब्रांडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। हम मुगा सिल्क की बात करें, कितना बढ़िया डिमांड है इसका, बट क्या हम उसको उतने बढ़िया तरीके से मार्केट में प्रेजेंट कर पा रहे हैं?
तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है, हमारी जो कैपेबिलिटीज है, उस कैपेबिलिटीज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। दैट्स वाई अनटैप्ड पोटेंशियल है। यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, बुझे कि नहीं बुझे, है ना। अब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो वे फॉरवर्ड भी देखो, मैंने डिटेल में तुम्हारे लिए क्या मेंशन किया कि पहला तो वे फॉरवर्ड क्या है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के पोटेंशियल को भी बढ़ाएं। क्योंकि गाइज आज ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फील्ड है ना कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाते हैं, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, तो ना सिर्फ यील्ड इंक्रीज होगा बल्कि प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि पेस्टिसाइड्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज जितना कम किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, उतना ही डिमांड बढ़ेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी और लोगों को भी स्वस्थ खाना खाने को मिलेगा, राइट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर स्टेट का क्या स्टेटस है, असम का क्या स्टेटस है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, वो भी यहाँ आपके लिए मैंने मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ ये कुछ स्कीम्स हैं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। ये तो मैंने यहाँ सिर्फ इसका रेफरेंस दिया है आंसर राइटिंग के लिए कि परंपरागत कृषि विकास योजना को स्टेट में अच्छे से इंप्लीमेंट करवा कर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तुम इसके बारे में पढ़ोगे, यू विल स्टडी अबाउट परंपरागत कृषि विकास योजना। मुझे कमेंट सेक्शन में ब्रीफ में बता भी सकते हो कि सर ये मतलब होता है परंपरागत कृषि विकास योजना का। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स। गवर्नमेंट भी अगर अपना एफर्ट डाले जिससे प्रोडक्शन बूस्ट हो, साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैक होते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट सहायता करे, गवर्नमेंट अगर सीड्स को लेकर सब्सिडी दे या सिर्फ सब्सिडी के साथ साथ सीड्स मुहैया करवाए। अब जैसे आज ही मेरी बात हो रही थी सर के साथ, हमारे एक कलीग के साथ, तो हमने क्या देखा, सर की जो सिस्टर हैं वो उत्तर प्रदेश में अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। तो उन्होंने बताया कि अब जैसे सपोज क्रॉपिंग सीजन जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो रहा है या जुलाई में स्टार्ट हो रहा है ना, खरीफ क्रॉप का। जून जुलाई इस तरह से लोग अपनी फसल मार्केट बोलते हैं, खेत में डाल देते हैं। तो जून जुलाई अगस्त इस तरह से कंटिन्यू चलता है, कोई जून में लगा रहता है, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में, है ना। कुछ लोग मई में भी स्टार्ट कर देते हैं, लेटर मई वाले पार्ट से। इस तरह से अगस्त तक या सितंबर के फर्स्ट हाफ तक चलता रहता है। पर सरकार के जो सीड्स खरीदने का फंड होता है ना, वो आता है सितंबर के एंड में। तो अब जब आप अपना सीड्स प्लांट कर रहे हो जून जुलाई अगस्त में, लेकिन फंड आ रहा है सितंबर में, तो क्या उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं। इसलिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसे इंप्रूव करना चाहिए। एंड सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट कैन अनलॉक असम्स एग्रीकल्चर पोटेंशियल एंड मेक इट अ ग्लोबल लीडर। कि अगर असम के एग्रीकल्चर पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक करना है, यूटिलाइज करना है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है, तो हमें इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर लिखने का सही तरीका हुआ। अब तुम्हारे साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अटैच किया है। साथ ही तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो मैंने स्कीम पूछा तुम इसके बारे में बताओगे ही, और तुम्हारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव है तुम वो भी कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में बता सकते हो। ये प्रैक्टिस ना कंटिन्यू रखो, बड़ा अच्छा लगता है जब सिंसियर स्टूडेंट इस तरह से कमेंट सेक्शन में बताते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए क्या दिया है, दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन आसाम पार्टिकुलरली इन गुवाहाटी। अपना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आसाम की बात तो कर रहा है, बट साथ ही साथ मेंशन स्पेशल किसका है, गुवाहाटी का। प्रेजेंट्स अ वायबल सॉल्यूशन टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी एंड अर्बन फ्लडिंग। आज गुवाहाटी में हम लोग हैं और तुम सब सारे लोग जो गुवाहाटी में रह रहे हो, या फिर गुवाहाटी के आप परमानेंट निवासी हो या फिर पीजी में रह रहे हो, किसी काम के लिए रह रहे हो, वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से गर्मी में हर कोई जूझता है, और साथ ही साथ अर्बन फ्लडिंग से भी। तो वाटर का देखो दो तरफा मार पड़ता है। एक तरफ हमको वाटर की स्कार्सिटी है पीने के लिए, हम टैंकर्स पे डिपेंडेंट है, दूसरी तरफ बारिश होती है, सड़क पे पानी जम जाता है। तो ये जो दो तरफा मार है, हम इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसको लेकर डिटेल में जून 8 का आप आसाम प्रहरी देखोगे, वहां मैंने डिटेल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेशली गुवाहाटी को कंसर्न में रखकर बताया है। सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। आप सबसे पहले डिमांड तो मैंने आपको समझा दिया, गुवाहाटी को कंसर्न में रख के आंसर कैसे लिखना है आसाम प्रहरी के सेशन में, वो भी डिटेल में मेंशन्ड है 8 जून के सेशन में। आप जाके वहां पे देख सकते हो, अपने साइड से भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आज के आसाम मंत्रा का सेशन था, राइट। हमारी गुड विशेस हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह रेगुलरली सेशन को फॉलो करते जाइए, चाहे इस बार प्रीलिम्स, इस बार मेंस देना हो या अगले बार, बट सेशन रेगुलरली फॉलो करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, देखो अगले बार रिजल्ट कैसे नहीं बढ़िया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।